अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक सी बातें, कुछ बातें हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, वो रिवाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह, और कुछ नई बातें पढ़ेंगे। ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे आज सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। ठीक है। और ये सेल थ्योरी की सेलिएंट फीचर्स में से एक फीचर है। ठीक है। सेल थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब देखें स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसे सेल एज ए यूनिट है। यहाँ पे देखें विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से यूनिट होने का मतलब है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो हम बात करेंगे उसकी शेप और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। देखें, डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं ना, वो स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट कैसे हैं कि डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी में कई तरह के सेल्स हैं ना, तो डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं तो उनका साइज़ भी डिफरेंट होगा, उनकी शेप भी डिफरेंट होगी। ठीक है। ऑल्दो एक कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का प्लान ज़रूर है, लेकिन मतलब जैसे हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन सब में है, न्यूक्लियस सब में है, साइटोप्लाज्म सब में है, कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो है, लेकिन फिर भी आप देखें कि उनके शेप में एंड साइज़ में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में वेरिएशन है। ऑल्दो उनका कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी उसमें पाई जाती है। अब वेरिएशन इन शेप में आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, ठीक है, आरबीसी की जो शेप होती है ना, वो बाई कनकेव शेप होती है। ठीक है। और अगर हम न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन की बात करें तो इसमें सेल बॉडी होती है कई किस्म की, कई सारी डेंड्राइट्स हो सकती हैं, एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, लंबी सी एक एक्सन होती है, और एंड पे उसकी टर्मिनल एंड्स होती है। ठीक है। तो ये है जी एक्सन। अब देखें, दोनों में आरबीसी जो है और न्यूरॉन दोनों सेल्स ही हैं हमारी बॉडी के, लेकिन उनकी शेप देखिए कितनी वेरी कर रही है। ठीक है। इसी तरह से साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं को ही ले लें आप, कि आरबीसी का साइज़ जो होता है अप्रोप्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता, तकरीबन 8 माइक्रोमीटर का इसका साइज़ होता है, एवरेज इसका साइज़। और जबकि न्यूरॉन का अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर तक भी हो सकता है साइज़। ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरिएबल लेंथ्स होती हैं इनकी। ठीक है। तो साइज़ में एंड शेप में इसकी वेरिएशन आती है। तो डिफरेंट सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट सेल्स जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से वेरी करते हैं, ये बात हमने यहाँ देखी। दूसरी बात है कि वो अपने फंक्शन के हिसाब से भी वेरी करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए डिफरेंट किस्म के जो सेल्स होते हैं ना, ठीक है, डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मिल के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट किस्म के। ठीक है। और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म का एज अ होल फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है। अब डिफरेंट किस्म के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है उनमें काम को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, उनके दरमियान में काम को बांट दिया गया है। ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं। डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट फंक्शन होगा, सब में उनके फंक्शंस को ना डिवाइड कर दिया गया कि अच्छा जी फ़लाँ सेल आपने ये काम करना है, दूसरे सेल को कि फ़लाँ सेल जी आपने ये काम करना है। तो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब देखिए, अगर हम देखें कि एनिमल सेल्स की एग्जांपल लेते हैं, मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं मसल की और उसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है। नर्व सेल्स क्या करते हैं, ये कंडक्शन करवाते हैं, किसकी, ऑफ इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स होती है उसकी कंडक्शन करवाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से
जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है। और आरबीसी का काम क्या होता है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना होता है ऑक्सीजन को, ठीक है। स्टमक सेल्स, कुछ ऐसे स्टमक सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन करते हैं, और अल्टीमेटली ये काम डाइजेशन के अंदर ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद है जी प्लांट सेल्स की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जाइलम जो है, देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की करता है, वाटर की एंड मिनरल्स की। और जो फ्लोएम है ये फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। स्क्लेरन काइमेटस सेल्स का काम होता है सपोर्ट करना, प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरन काइमेटस सेल्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करना, ठीक है। और पेरेनकाइमेटस सेल्स का काम क्या होता है, ये जो सरप्लस फूड होती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव फूड होती है उसका स्टोर करवाता है, स्टोरेज, ठीक है। और ये क्या करता है, न्यू सेल्स बनाता है ताकि ग्रोथ हो सके, ठीक है, न्यू सेल्स बनाता है ताकि ग्रोथ हो सके। तो हमने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, देखें ये सारे सेल्स एक एनिमल की बॉडी में ही होते हैं, लेकिन सबका देखें फंक्शनल डिवीजन है ना। मसल को कहा गया जी आपने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, नर्व सेल्स को कहा गया आप इम्पल्स की कंडक्शन करवाएं, ठीक है। तो सब सेल्स में काम की डिवीजन कर दी गई है, सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारे मिलकर एक पूरी ह्यूमन बॉडी का फंक्शन ओवरऑल कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स में क्या है कि सब ये सारे सेल्स प्लांट के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन सबका अपना अपना फंक्शन है स्पेसिफिक। तो वो ये कह रहे हैं, कहना वो ये चाह रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि सेल जो है इसका कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से वेरी करते हैं। डिफरेंट सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फंक्शन भी डिफरेंट होगा। अब बात कर लेते हैं एक जनरलाइज सेल के स्ट्रक्चर की, यानी एक कॉमन सेल है, ठीक है, उसका ओवरऑल एक कोई भी कॉमन सेल है, जनरल सेल है, जनरलाइज सेल है, उसका हमने स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अब हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी ना कि सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत छोटा होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको देखने के लिए। लेकिन फिर हमने ये बात की थी कि इतनी माइक्रोस्कोपी में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, रेजोल्यूशन पावर में इम्प्रूवमेंट आ रही है, जिसकी वजह से हम सेल के अंदर वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम सेल के अंदर वाले कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, देखिए टिश्यूज़ जो होते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके, आपको पता है टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करके टिश्यू में से सेल्स को अलहदा कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इन सेल्स में से जो इनके अपने सेल के अंदर वाले कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, उनको भी सेपरेट आउट कर लिया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, एक मशीन होती है जिसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक मीडियम्स के अंदर सेल्स को रखा जाता है और उनकी स्पिनिंग करवाई जाती है, ठीक है। उनकी क्या करवाई जाती है, उनकी स्पिनिंग करवाई जाती है। जब इसकी स्पिनिंग करवाई जाती है मीडियम स्पीड पर, तो क्या होता है, जो हाई डेंसिटी वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, मतलब जो ज़्यादा वेट वाले कह लें, ठीक है, ज़्यादा वेट वाले या ज़्यादा डेंसिटी वाले जो है वो नीचे रह जाते हैं, और जो कम डेंसिटी वाले थे वो ऊपर आ जाते हैं। इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स की हम सेपरेशन कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनकी सेपरेशन के लिए मीडियम स्पीड नहीं बल्कि हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, तो उनको जो है वो और भी ज़्यादा स्पीड के साथ उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई जाती है, यानी कि स्पिनिंग करवाई जाती है इन सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट्स, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर किसी ने नहीं लिया तो वो लेक्चर ले लें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज़ें बताई गई हैं, तो वो आप देख लीजिए।
अच्छा जी, बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हमने देखा कि सेल के 3 ही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर उसके फ्लूइड होता है, जिसको हम बाहर एक सेल मेम्ब्रेन बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद है जी, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये 3 कंपोनेंट्स आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके दरमियान में जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल का है। एनिमल सेल में ना सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में एक एडिशनल स्ट्रक्चर भी होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में साइज़ का तो फ़र्क है ही कि प्रोकैरियोटिक सेल छोटे साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स खुद भी साइज़ में बहुत वेरी करते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में अगर आप एग्जांपल ले लें स्पर्म सेल की तो वो बहुत छोटा होता है, और जबकि अगर हम ऑस्ट्रिच के एग की बात करें तो वो बहुत बड़ा होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट, कि कितना बड़ा एग है और स्पर्म सेल कितने छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का एक डिफरेंस तो हो गया इनके साइज़ का, ठीक है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो इनके न्यूक्लियस का है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि क्रोमेटिन मटेरियल सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद होता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में मौजूद होता है। जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है, सेंटर वाली जगह पर मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद होता है, बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनका जो मेन डिफरेंस है वो न्यूक्लियस का ही है। बाकी इस चैप्टर के एंड पे इंशाल्लाह हम इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही है। अच्छे से लेक्चर्स को रेगुलर लेते रहिए, ठीक है। और बस एक ही चीज़ मैं आपको समझाऊंगी कि कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतनी ज़्यादा आपको आगे जाके आसानी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और डेली का काम डेली करते रहें, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।